नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी के वर्ग में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पाठ 11 एक यात्रा, यह भी साहित्य प्रकार कहानी, जो अगले वीडियो में हम लेखक के परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। लेखक का नाम है रामदरस मिश्र जी, जो प्रथम कोटि के साहित्यकार यानी कि हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। उनकी कई प्रमुख रचनाओं के बारे में भी हमने देखा था और एक यात्रा, यह भी कहानी के बारे में भी कुछ पढ़ा था, जो फिर से हम संक्षिप्त में थोड़ा सा पुनरावर्तन करें और आगे बढ़ें। तो ध्यान रखिए, आप आपकी किताब खोलकर बैठ जाइए और अक्षरशः पाठ्यपुस्तक पर ध्यान रखिए। मित्रों, पहले भाग में हमने देखा था कि लेखक अपनी पत्नी के साथ ग्वालियर में डॉक्टर से मिलने के लिए आए थे। स्टेशन पर उतरते ही कई ऑटो वाले उसके पीछे पड़ गए। उनमें से एक ऑटो वाले की आवाज़ ने लेखक को आकर्षित किया। उसके ऑटो में बैठकर वह डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचा। तब पता चला कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। इसीलिए उस ऑटो पर सवार होकर फिर से लेखक डॉक्टर की नई जगह यानी कि नई जगह पर जहां क्लिनिक शुरू की थी वहां पहुंचे। ऑटो वाला बाहर उसका इंतजार करता रहा। 1 घंटे बाद लेखक बाहर आए तो अपना इंतजार करते हुए ऑटो वालों को देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि ये ऑटो वाला दूसरे ऑटो वालों से कुछ अलग है। ऑटो वालों ने अपना नाम मोहन बताया। उसने लेखक को अपना फ़ोन नंबर दिया। लेखक और उसकी पत्नी एक होटल में ठहरे हुए थे। दूसरे दिन उसी शहर में घूमना था, इसीलिए मोहन होटल आया तो लेखक ने उसे चाय पीने के लिए अपने कमरे में बुला लिया। फिर बातचीत में मोहन लेखक को बाबूजी और उसकी पत्नी को अम्मा कहकर संबोधित करता। उसने लेखक को बताया कि वह आगरा का रहने वाला है। उसके माँ बाप उन्हें बचपन में ही छोड़कर चल बसे थे। बड़े भाई ने उसकी परवरिश की, वह भी बीए पास था। वह नौकरी की खोज में ग्वालियर आया था। फिर एकाएक रुक जाता है बात करता हुआ। मोहन ने फिर बताया, थोड़ा सा रुक कर फिर बताता है कि वह नौकरी की खोज में इधर उधर भटक रहा था। तभी एक घटना घटी। एक परिचित लड़की ने उसे आवाज दी और अपने को बचाने के लिए सहायता मांगी। किसकी परिचित थी? मोहन की परिचित लड़की ने उसे आवाज दी और अपने को बचाने के लिए मदद मांगी। लड़की के पिता उसकी शादी एक अधेड़ यानी कि एक वृद्ध पुरुष के साथ वह कर रहे थे। लड़की ने उस शादी की अपेक्षा कुएं में गिरकर मर जाना पसंद था। मोहन ने उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन गया और थानेदार को यह सारी बात बताई। मित्रों, यहाँ तक हमने अभ्यास किया था। अब आगे अभ्यास करते हैं। देखिए, पाठ्यपुस्तक पर ध्यान रखिए। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। असमंजस यानी कि उलझन में, दुविधा में पड़ गया। क्या करूं, कर भी क्या कर सकता हूं। मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। इसीलिए मोहन उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन गया और वहां उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। सारी वास्तविकता, हकीकत यानी कि सारी वास्तविकता
उन्होंने बात की, हकीकत की। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले, इसकी एफआईआर लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। थानेदार साहब बोले, क्या बोले कि इसकी एफआईआर लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता। हवालात, जेल। हवालात यानी कि जेल में बंद कर देता। लेकिन परंतु फिलहाल, फिलहाल यानी कि इस समय, शब्द पर ध्यान रखिए, फिलहाल यानी कि इस समय चिंता इस लड़की की है। कौन ऐसा बताता है? थानेदार, कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए, यह सोचता है। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले, थानेदार एकाएक यानी कि अचानक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है। किसको कहता है? मोहन को। तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने न में सिर हिलाया। मोहन उत्तर देता है, यानी कि मैंने न यानी कि नहीं हुई। कहने का तात्पर्य क्या है? मेरी शादी नहीं हुई है। मैंने न में सिर हिलाया। तो बोले, थानेदार बोले, क्या बोले? तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया। आकस्मिक, अचानक प्रस्ताव से वह चकरा गया, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। थानेदार साहब की बात तो सही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए, लड़की को तो आप पूछ लीजिए, मेरी तो शादी नहीं हुई, इसलिए आप तो कहते हैं तो मैं सोचता हूँ, मगर सबसे पहले लड़की को तो पूछ लीजिए कि उसका इरादा क्या है, शादी करने का है या नहीं। थानेदार ने उससे पूछा। उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। स्वीकृति यानी कि हाँ कहा। किसने? लड़की ने। लेकिन क्या मोहन? थानेदार कहता है, बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती है। देखो, मोहन थानेदार को क्या बताता है? परंतु बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती रही, बात तय हो चुकी थी। बात तय हो जाना निश्चित हो गई थी। बात तय हो गई थी और फिर प्रश्न करता है थानेदार, बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहां कोई संकट नहीं है। संकट यानी कि मुश्किल ही नहीं है, आपत्ति नहीं है। लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। मैं यह सोचता हूं कि इस लड़की की जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है। मोहन सोचता है कि लड़की सुंदर भी है, परिचित भी, और सबसे अहम बात यह कि वह संकट में है। मुख्य बात, अहम बात यानी कि मुख्य बात यह है। अहम बात, मुख्य बात क्या है? मुख्य बात कि लड़की संकट में है। संकट यानी कि मुश्किल में है, आपत्ति में है। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। ऐसा कौन सोचता है? मोहन। किसके बारे में? लड़की के बारे में। क्या सोचता है? तो कि लड़की सुंदर भी है, परिचित भी,
और सबसे अहम बात यानी कि मुख्य बात यह है कि वह संकट में हैं, इससे विवाह करना प्रीतिकर। शब्द पर ध्यान रखिए, प्रीतिकर यानी कि मन भावन, मन भावन यानी कि अच्छा, जिसमें प्रेम हो, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रीतिकर। जिसमें प्रेम हो उन्हें क्या कहा जाता है? प्रीतिकर। प्रीतिकर शब्द का विरुद्धार्थी शब्द देखिए तो अप्रीतिकर। फिर लेकिन हाँ, अब समस्या यह कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। समस्या यानी कि मुश्किल ही यह है कि विवाह तो एकदम तुरंत ही न हो पाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच दिए जाने का संकट। मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी तो नाराज होंगे ही। देखो, दो प्रश्न हैं, समस्या मुश्किल कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच दिए जाने का संकट। उनके पिता लड़की को एक अधेड़ उम्र यानी कि वृद्ध पुरुष के साथ यानी कि बेच देने वाला था, इसीलिए यह मुश्किल ही है। और दूसरी समस्या कि मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी नाराज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मोहन की भाभी ने उसकी बहन के साथ यानी कि शादी तय करती थी, इसीलिए वह सोचता है कि मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी तो नाराज होंगे ही। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, थानेदार को साफ साफ बता दिया मोहन ने कि मेरी समस्या यही है। तो थानेदार ने उत्तर दिया, थानेदार उपाय बताता है। क्या कहता है? थानेदार ने कहा कि कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूं। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूं। आप चिंता मत कीजिए मोहन, मैं क्या करता हूं, कुछ यानी कि थोड़े दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूं। लड़की से माँ बाप के खिलाफ, खिलाफ यानी कि विरुद्ध, किसके विरुद्ध? लड़की के माँ बाप के विरुद्ध मैं शिकायत लिखवा कर रख लेता। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। कितने दिन के बाद? 15 दिन के बाद। मैंने कहा, मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, लगता है कि कथा सुन रहा हूं। लेखक बताता है, क्या कहता है? मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? यहाँ मित्रों थानेदार की विशेषता बताई है कि थानेदार एक थानेदार होते हुए भी एक मसीहा के रूप में वह काम करता है। इसीलिए वह कहते हैं कि ऐसे थानेदार नहीं होते हैं। मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। लेखक बता रहा है कि इस प्रसंग से मुझे कोई भरोसा नहीं है, लगता है मैं तो ऐसी कुछ कथा सुन रहा हूं। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार केवल पुलिस वाला नहीं है, वह तो कवि भी हैं। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती हैं। थानेदार की विशेषता क्या थी? थानेदार की यह विशेषता थी कि वह कवि भी था और उसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती थी। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है परीक्षा में। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। लेखक कहता है कि हाँ, हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई पड़ता है। मसीहा यानी कि देवदूत, मसीहा यानी कि
देवदूत। यहां मित्रों देवदूत के रूप में कौन मिल गया? थानेदार। हाँ, तब यहां यह कि मेरे भाई भाभी मुझे खफा हो गए और हमें घर से निकाल दिया। क्या कहते हैं मोहन कि तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए। खफा यानी कि नाराज हो गए। खफा हो जाना, नाराज हो गए और हमें घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की, दूसरे जिस लड़की से की वह किसी और जाति की है। देखो प्रश्न क्या था? एक तो प्रश्न यह था कि भाभी ने उसकी बहन के साथ शादी तय कर दी थी, इसलिए मैंने उनके साथ शादी नहीं की, और दूसरा कि जिस लड़की से की वह किसी और जाति की थी। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए, लेखक प्रश्न करता है। हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निवाह होना कठिन था, इसीलिए आगरा में रहना और घर खर्च निकालना, निवाह यानी कि निर्वाह करना, हमारे लिए बहुत कठिन था। निवाह यानी कि निर्वाह, गुजारा। निवाह निर्वाह गुजारा, यह मुहावरे के रूप में भी पूछा जा सकता है कि निवाह होना, घर खर्च निकालना, मुहावरा। निवाह होना, घर खर्च निकालना, गुजारा होना, परवरिश होना, घर खर्च निकलाना, घर खर्च गुजारा होना। पराये शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, भले ही अपना न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है। यहाँ एक शब्द विलोम शब्द है, परीक्षा में अवश्य पूछा जा सकता है। विलोम यानी कि विरुद्धार्थी शब्द। अपना, पराया, अपनापन, परायापन। हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निवाह होना कठिन था। कठिन शब्द का विरुद्धार्थी बनता है सरल। ध्यान रखिए, पराये शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है ना, जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहे। जो दिन रात अप्रीतिकर, जिसमें प्रेम न हो, प्रीतिकर यानी कि जिसमें प्रेम हो, और अप्रीतिकर अ लगता है तो जिसमें प्रेम न हो। विरुद्धार्थी शब्द भी बनता है, प्रीतिकर शब्द का विरुद्धार्थी अप्रीतिकर। ध्यान रखिए। और आगे दूसरा भी एक शब्द है उद्विग्न। उद्विग्न यानी कि व्याकुल। उद्विग्न, व्याकुल। मुहावरा भी बनता है कि उद्विग्न करना यानी कि पीड़ा देना। उद्विग्न करना, उद्विग्न करना,
यानी कि पीड़ा देना। उद्विग्न करता रहे, हाँ सही कर रहे हो, तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। मैं ग्वालियर आकर क्या करता हूँ, नौकरी तो यहाँ थी नहीं, बस ऑटो यानी कि रिक्शा का दामन, दामन यानी कि पल्लू थाम लिया था और उसी के सहारे चल रहा हूँ। दामन थाम लेना मुहावरा है। दामन थाम लेना यानी कि आश्रय लेना। दामन थाम लेना, आश्रय लेना। दामन का अर्थ होता है पल्लू। वास्तव में तुम बड़े हो मोहन, बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतरते। लेक्चर देते हैं मगर व्यवहार में उतारते नहीं हैं। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा लिया। बाबूजी, इस कार्य से मुझे तो बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्राय मुझे संकटों से उबारती रही। उबारना यानी कि बचाना। मैंने तो लड़की का एक बार उद्धार किया, मगर वह मुझे बार बार उबारती रही। उबारना यानी कि बचाना, उबारना। मोहन को कौन बार बार उबारती रही? तो ये लड़की। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई। यह कहानी मोहन की हमारे दिल पर बहुत ही, हमारे दिल को छू लिया। वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। कौन? मोहन। लेखक मोहन को क्यों बड़ा बताते हैं? यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो बड़े बड़े लोग नारी हित की बातें करते हैं पर उन्हें व्यवहार में नहीं लाते। इसके बदले मोहन ने एक लड़की को पत्नी बनाकर उसे दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया। इसी मानवतापूर्ण साहस के कारण लेखक उसे बहुत बड़ा बताते हैं। गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी। अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, ये तो तुम्हारा मेहनताना है, कोई दान थोड़े ही दे रहा हूं। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं है। आपको मिलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कौन मिल गया? माँ बाप मिल गया है। और इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल यानी कि कीमत, वैल्यूएशन नहीं है। पैसा तो और लोगों से कमा ही लेता हूं बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूं? मेरी भी फर्ज बनती है। मैं बेटे का शोषण नहीं कर सकता हूं, लेकिन यह तो बहुत है, ये पैसा तो बहुत है। इतना लूंगा तो आपका ही शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। कितने रुपये वापस करने लगा? 300 रुपये। बोला, मुझे इतना पराया ना कीजिए बाबूजी। जब भी ग्वालियर आएगा मुझे बुला लीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह क्या बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, जैसे कह रहा हो यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी। कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूं क्या? हाँ भाई, शौक से, मुझे अच्छा लगेगा। किसने कहा? लेखक ने। किसको कहा? मोहन को। क्या कहा? हाँ भाई,
शौक से, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मोहन कहता है कि बाबूजी, अम्मा, मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। तो लेखक बताता है कि मैं हूं सत्यकेतु और पत्नी है कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आंखें में न जाने कितना अपनापन लिए हुए निहारता रहा। मोहन जब रेल स्टेशन पर यानी कि अंदर जाने लगे बाबूजी और अम्मा, तब वह आंखें में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा, यानी कि देखता रहा। तो मित्रों, प्रस्तुत कहानी में लेखक ने एक रिक्शे वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है। वास्तव में यह कहानी अत्यंत प्रेरणादायी है। धन्यवाद।